नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस खास अंक में। दर्शकों, हम महिलाएं किसी भी देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब साफ है कि यदि देश को कोई भी लक्ष्य साधना होगा तो हम महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी अनिवार्य है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी परम शक्ति की जिसे हम शिव शक्ति में शक्ति के रूप से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी ज्योति की जो पूरे घर को प्रकाशित करती है। आज हम बात करने वाले हैं उसी अन्नपूर्णा की जो पूरे घर को पोषित करती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मेरी, आपकी और हम जैसी तमाम नारी शक्तियों की। तो चलिए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपका तारुफ करवाते हैं हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी तोकापाल पूनम सलाम जी और हैं हमारे साथ श्रम निरीक्षक जगदलपुर नमिता जॉन जी। आप दोनों अतिथियों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी पूनम जी, मैं आप सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी कि आखिर महिला सशक्तिकरण आज की आवश्यकता क्यों है? धन्यवाद मैम जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। महिला सशक्तिकरण आज की आवश्यकता क्यों है, इससे पहले मैं आप महिला सशक्तिकरण की बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ हम एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में महिला का सशक्त होना, ये हम महिला सशक्तिकरण को समझते हैं। इससे जी, भारत में जैसे महिला सशक्तिकरण की स्थिति को समझे तो 2020 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें 190 देशों में 117वें स्थान पे है भारत की स्थिति। जिसका कारण ये बताया गया है कि भारत में हमारी जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी महिलाओं की है। जी, लेकिन हम महिलाएं जो हैं जीडीपी में केवल 17% ही योगदान देती हैं। तो इसमें अगर हम जो आधी आबादी इसमें अगर 100% इसमें योगदान देने लगे तो हमारी जीडीपी और आर्थिक वृद्धि दर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ये हम एक आर्थिक क्षेत्र में देख सकते हैं। उसके अलावा हम सामाजिक क्षेत्र में देखें तो जहाँ जहाँ महिलाओं के संबंध में अपराध होते हैं, अन्याय होते हैं, जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होगी तो ये अन्याय कम नहीं होगा। तो कुल मिला के हम एक प्रगतिशील और न्यायपूर्ण समाज की अगर की कल्पना करते हैं तो वहाँ पे हमें महिला सशक्तिकरण की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। जी, नमिता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो महिला सशक्तिकरण के सफर की हम बात कर रहे हैं, तो आज के कुछ दशक पूर्व महिलाओं की आप स्थिति किस तरह से देखती थी और आज की स्थिति में आप क्या परिवर्तन महसूस करती हैं? आज के युग में महिलाएं अपने कार्य और दक्षता के आधार पर सारे विश्व में अपना लोहा मान चुकी है। हर कार्य क्षेत्र में महिलाएं अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर रही हैं। लेकिन कहीं पे ये देखा जाए तो कई समाज उन्हें उन कार्यों को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। हर समाज की बात नहीं करें, कुछ एक समाजों में उनको स्वीकार भी नहीं किया जाता है। और महिलाएं अब ऐसा हो गया, पुरुष घर पे हैं लेकिन अपने आसपास देख सकते हैं कि महिलाएं कार्य करने बाहर जाती हैं जी, और अपना जीवन यापन कर रही हैं। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब एक महिला शिक्षित होती है वो तभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो पाती है, तो आपके विचार क्या हैं? बहुत अच्छा है मैम जी, जब वाकई में ये जब महिला शिक्षित होगी तो वो अपने अधिकारों के बारे में ही जान पाएगी। क्योंकि जब तक वो शिक्षित नहीं होगी, अपने आसपास के माहौल को नहीं समझेगी, समाज को नहीं समझेगी और देश दुनिया को नहीं जानेगी, तब तक वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएगी। तो उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने समाज में एक अच्छा स्थान बना पाए, ताकि अपने महत्व को समझे और आगे बढ़ पाए अपने लक्ष्य में। जी, नमिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बस्तर में, चूंकि आप फील्ड में जब भी काम पे निकलते होंगे, तो बस्तर की महिलाओं में आप क्या कुछ ऐसा देखती हैं, क्या वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं? वर्तमान में बस्तर की महिलाएं अपने बहुत से अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं। पहले महिलाएं केवल घर के काम करती थी और मजदूरी करने ही जाती थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो महिलाएं स्व सहायता समूह बनाकर एक साथ काम करती हैं और गोठान के माध्यम से ये कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करती हैं और जिससे परिवार को अपना सशक्त बनाती हैं। वर्तमान में जो बस्तर की महिलाएं हैं वो बहुत कुछ आगे बढ़ चुकी हैं। जी, बहुत बढ़िया नमिता जी। पूनम
जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि नमिता जी ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं, बस्तर की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो हम यदि कहें कि हम 21वीं सदी में हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, फिर भी आज हम ये देखते हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध समाज में हैं। तो इन अपराधों के होने के आप कारण किन्हें मानती हैं? वाकई में बहुत बड़ा विषय है। जी। जैसे हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, लड़कियां भी शिक्षित हो रही हैं, समय भी बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अपराध बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है हमारे लिए। हम इतने बड़े पोस्ट में हैं, काम करते हैं, फिर भी मन में एक कहीं ना कहीं डर रहता है हमारे कि कहीं कोई घटना हमारे साथ ना हो जाए। जी। तो ये चिंता का विषय है हमारे लिए बहुत। तो मैं चाहूँगी कि हम सारे समाज के लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये जिन अपराध जो हमारे आसपास होते हैं उन्हें रोकने का हम प्रयास करें और हमारे देश में एक ऐसा कानून बने, सख्त कानून, ताकि अपराध करने के पहले अपराधी एक बार जरूर सोचे कि इस तरह का अपराध करने के बाद उन्हें क्या फल मिलेगा और इसका परिणाम हमें क्या भोगना पड़ेगा। जी हाँ मैडम, बहुत अच्छा कहा आपने पूनम जी कि बिल्कुल ऐसे कुछ नियम कड़े होने चाहिए कि अपराधी उन दंड को सोचकर ही इन अपराधों को करने से अपने कदम पीछे वापस लें। जी हाँ। तो नमिता जी, इसी संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि मैडम ने कहा कि हमें बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, चाहे हम आज महिला होने के नाते कितने भी बड़े पद पर बैठे हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक डर है। तो उस जागरूकता के लिए आप क्या महसूस करती हैं जब आप बाहर निकलती हैं? तो महिलाएं कितनी जागरूक हैं अपनी सुरक्षा को लेकर? महिलाओं की जागरूकता की बात की जाए तो वर्तमान में पूर्व समय की अपेक्षा अभी तो महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। वो पहले अपने सिर्फ कर्तव्यों को निभाने पे लगी हुई थी, लेकिन अभी अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों को भी जानने लगी हैं। वो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो गई। पहले महिलाएं केवल काम करती थी, लेकिन अपने अधिकारों को नहीं जानने से किसी बात का विरोध नहीं करती थी। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ गई हैं और अपने कर्तव्यों को जानने के साथ साथ वो आगे निकलकर काम कर रही हैं, आगे बढ़ के काम कर रही हैं और हर चीज का विरोध करना, जब अपना अधिकार समझने लगे, अधिकार जानने लगी हैं, तो वो गलत चीजों का विरोध करके अपने अधिकारों को समझने लगी हैं वो, और उनका उपयोग भी करती हैं वो अपने अधिकारों को जानकर। जी पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेटियों को शिक्षित करें हम, इसके लिए परिवार की, समाज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा, हमारी आधी आबादी महिला है जी, और इनका जब तक योगदान पुरुषों के बराबर नहीं होगा तब तक हम विकास नहीं करेंगे। तो जब तक बच्चियां हमारी पढ़ेंगी नहीं जी, उनको हम पढ़ने से रोकेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने समाज को आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बच्चियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और सबसे पहला तो वो शिक्षित हों। जी, तो उसके लिए हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि वो हर कदम पे आगे बढ़ें और शिक्षित हों, कहीं रुके ना। जी हाँ, चलिए, अभी आपने योजनाओं के बारे में कहा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि विभाग में आपके बेटियों की शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार की योजनाएं संचालित हैं? हमारे विभाग में जब बच्ची पहली कक्षा में आती है वैसे ही योजनाएं शुरू हो जाती हैं। कक्षा में प्रवेश, पहली कक्षा में आने से निःशुल्क गणवेश वितरण किया जाता है, पाठ्य पुस्तक दिए जाते हैं, मध्याह्न भोजन चलाया जाता है। उसके बाद जब कक्षा तीसरी में आती है तो उन्हें बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा तीसरी से लेकर 12वीं तक उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उसके बाद जैसे ही कक्षा 5वीं पास करके वो 6वीं में पहुंचती है तो एक राशि दी जाती है, कन्या प्रोत्साहन राशि, ताकि बच्ची पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो अगली कक्षाओं के लिए। उसके बाद फिर जैसी कक्षा वो 9वीं में पहुंचती है फिर एक कन्या प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो ये उनको प्रोत्साहन करने के लिए एक राशि स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। इसके साथ ही कक्षा 9वीं में पहुंचने के बाद कई बार हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल से दूर होते हैं, तो बच्चियों को सुविधा हो उसके लिए निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के तहत उन्हें साइकिल वितरण किया जाता है ताकि बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सकें और अध्ययन अध्यापन कर सकें। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से बेटियों के निरंतर अध्ययनरत रहने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमारा स्कूल शिक्षा विभाग प्रयासरत है। जी,
जी हाँ, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं आपने पूनम जी। नमिता जी, चलिए मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपके विभाग में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, रोजगार देने के लिए किस प्रकार की योजनाएं संचालित हैं? श्रम विभाग में महिलाओं को सशक्त और रोजगार देने के लिए सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि मैं ई रिक्शा योजना है जी। ई रिक्शा योजना में महिलाओं को 1 लाख रुपए का अनुदान राशि दी जाती है, जिससे कि वो रिक्शा क्रय करें और उससे वो अपना जीवन यापन करें। जी। उसी प्रकार मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना है, जिसमें उनको एक सिलाई मशीन प्रदान की जाती है, जिससे उनको रोजगार मिलता है। उसी प्रकार एक नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना है, जिसमें पुत्रियों को, श्रमिकों की पुत्रियों को, 2 पुत्रियों को उनके विवाह या फिर उनके पढ़ाई के लिए जी अनुदान राशि 20,000 रुपए दी जाती है। वैसे ही एक भगिनी प्रसूति योजना है। भगिनी प्रसूति योजना में वो महिलाएं जिनकी डिलीवरी हुई है, वो तुरंत काम पर नहीं जा सकती, तो उनके पोषण आहार और उनके बच्चे के आहार के लिए उनको अनुदान राशि दी जाती है। उसी प्रकार महिलाओं को साइकिल सहायता योजना के तहत एक साइकिल भी प्रदान की जाती है, जिससे कि वो समय पर कार्य पर पहुंचे और अपने काम को निपटा सके या जल्दी घर पहुंचे, इसलिए साइकिल सहायता योजना भी है उसमें। और बच्चियों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जी श्रमिकों के। इसके लिए श्रम विभाग में उनका पंजीयन होना जरूरी होता है। जी। और पंजीयन हर कार्य के महिला पुरुषों का पंजीयन होता है। ये तो विशेषकर सिर्फ महिलाओं के लिए ये योजनाएं हैं। जी जी। मतलब आपके विभाग में स्त्री पुरुष दोनों के लिए ये योजनाएं हैं? सभी श्रमिकों के लिए हमारे यहाँ पंजीयन होता है और सभी को योजना का लाभ दिया जाता है। जी हाँ। तो यदि कोई महिला कार्यक्रम देखने के बाद ये चाहे कि उसे भी इन तमाम योजनाओं का लाभ मिले, तो फिर आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है कार्यालय में? आवेदन करने के लिए किसी भी चॉइस सेंटर से वो आवेदन कर सकती है, जो भी काम करती है उसका वो कार्य प्रमाण पत्र देकर जी। और अगर वो स्वयं मोबाइल चलाती है तो वो अपने मोबाइल से श्रमेव जयते ऐप डाउनलोड करके भी अपना पंजीयन कर सकती हैं। जी जी। और इन तमाम योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है? सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। बेहतरीन जानकारी दी आपने नमिता जी। पूनम जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए इतनी सारी योजनाएं संचालित कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि एक बेटी शिक्षित होगी तभी वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाएगी, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता भी महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? वाकई में इसमें जब महिलाएं गृहिणी होती हैं जी, तो उन्हें आर्थिक रूप से अपने परिवार पर, अपने पति पर कहीं ना कहीं निर्भर होना पड़ता है। जी। हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए भी उन्हें निर्भर होना पड़ता है, लेकिन वो आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ी हैं, तो उन्हें कोई डिसीजन लेने के लिए किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। जी। आसानी से वो अपना डिसीजन ले सकती हैं, उसमें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जी। जी, ये परिवर्तन लेकर आता है जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है। जी हाँ। नमिता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो हुई काम की बातें, योजनाओं की बातें, उनसे लेने वाले लाभ की बातें। एक और अहम बात है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो ये कि हम महिलाएं इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद के लिए समय कैसे निकालें, खुद को खुश कैसे रखें। तो आपके नज़रिए से एक महिला के खुश होने का मंत्र क्या है? मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो समय का प्रबंधन करें। जी। समय के साथ चलें। नौकरी और घर दोनों को अलग अलग रख के चले अपने समय से, और समय मैनेज करके चलेंगे, और ऑफिस का काम घर में नहीं, और घर की परेशानियों को ऑफिस में लेकर ना जाकर उन्हें एक समय दें। परिवार को समझाएं कि हमारे साथ तालमेल बना के चलें, तो हम दोनों काम को एक साथ करके खुश रह सकते हैं और परिवार को भी खुश रख सकते हैं उससे।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक महिला खुश तभी होगी जब उसे परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जी जी हाँ। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपने बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए अपने शासन की तरफ से जो योजनाएं संचालित हैं उनके बारे में जानकारी दी। यही एक अड़चन बनकर सामने आती है बाल विवाह प्रथा। तो बाल विवाह को रोकने के लिए आपके विभाग के द्वारा, या यूँ कहें कि एक परिवार को भी क्या कदम उठाने चाहिए कि हम इस अपराध के बाल विवाह के संबंध में हमारे स्कूलों में हम जब बच्चे में पढ़ते हैं जी 9 to 12 में, तो एक मतलब गाइडलाइन उनको दिया जाता है जी। कि और स्वास्थ्य शरीर के बारे में उनको जानकारी दी जाती है कि कैसे हमारा शरीर जो है वो परिवर्तन होता है, किस स्टेज में हमारा शरीर जो है वो माता बनने के लिए परिपक्व होता है। जी। इस तरह से हम बच्चों को एक गाइडलाइन देते हैं और इसके लिए एक प्रॉपर क्लास भी होती है और जी। ट्रेनिंग भी दी जाती जी। है। जिला स्तर से हमारी महिला टीचर होती हैं जो स्कूलों में जाकर उन्हें इन सब के बारे में बताती हैं। जी। इसके अलावा हम जब हमारे कोर्स में भी बाल विवाह के संबंध में बहुत सारे कहानियां हैं, पाठ हैं जी। जो इसके नुकसान के बारे में उनके बताते हैं। जी। तो इससे क्या जो स्कूल में पढ़ रही हैं वो उनको समझ में आ जाता है कि बाल विवाह किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है और हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। जी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ग्रामीण परिवेश में महिला और पुरुषों को भी इसके प्रति जागरूक करें जी। तो ये बहुत अच्छा पहल होगा। तो अच्छा रहेगा कि हम जिला स्तर पर इसके लिए एक प्रस्तुतिकरण करें और जी। महिला और पुरुषों को इसके लिए जागरूक करें स्वास्थ्य के संबंध में या बाल विवाह के संबंध में। जी। तो ज़्यादा अच्छे से जागरूकता आ जाएगी। जी हाँ। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम स्वयं को महत्व देना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ और बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। ये प्रश्न हमारे परिवार और हमारे समाज के द्वारा ही हमसे किए जाते हैं। तो इन तमाम बंधनों को तोड़ने के लिए हमारे उपाय क्या होने चाहिए? जब हम महिलाएं काम करती हैं, जी। है ना, इन परिवेशों के बीच में परिवार होता है, बच्चे होते हैं जी। और इनमें बैलेंस बनाना हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है क्योंकि बच्चों का पालन पोषण भी करना हमारी जिम्मेदारी है, परिवार चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है और साथ में काम करना भी। जी। तो दोनों में समन्वय करके हमको काम करना होता है और उसमें जो समाज की जो दृष्टिकोण है ये कि महिलाएं केवल घर में ही रह सकती हैं, बाहर का काम नहीं कर सकती, तो ये इसको तोड़ना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो इसमें जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि हम 10 से 5 केवल ऑफिस का काम करें और घर में आके अपने परिवार को, अपने बच्चों को पूरा टाइम दें, जो भी समय होता है उसमें। तो ये थोड़ा सा हमको समन्वय करके चलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारा समय जैसे 7-8 बज जाते हैं, कई बार रात में भी हमको बैठना पड़ता है काम करने के लिए। तो ऐसे में जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, मेरे हस्बैंड हैं मेनली हमारे साथ में भी, तो वो बराबर मुझे मदद करते हैं। जी। और जब मैं 7-8 बजे घर पहुंचती हूँ तो बराबर खाना बना के रखते हैं। जी। तो वो मेरे लिए बहुत मॉरली सपोर्ट मुझे मिलता है इससे। जी। तो इससे मैं फ्री होकर खुल के काम कर पाती हूँ अपने फील्ड में जैसा भी। नमिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब तक हम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होंगी, हम अपने परिवार की कोई भी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम नहीं हो पाएंगी, तो हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? महिला परिवार की एक धुरी होती है। जी। उसी के इर्द गिर्द पूरा परिवार चलता है, चाहे वो घर के काम करने के लिए, खाना बनाने से लेके बच्चों को संभालने तक। अगर महिला स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो परिवार खुशहाल भी नहीं होगा और ना ही वो उनकी देखभाल कर सकती है। तो इसलिए महिला को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काम में इतनी व्यस्त हो जाती है कि ना वो अपने परिवार को के संभालने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं देती है। जी। इसलिए महिला का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर महिला स्वस्थ होगी तो ही वो अपने परिवार और अपने कार्य को सही तरीके से संभाल कर चल सकती है। जी हाँ। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो अभी भी हम ये देखते हैं कि जब तक घर से पुरुष की अनुमति नहीं मिलती, हम किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाते। तो इसे आप किस प्रकार से देखती हैं? क्या हमें आज भी कोई निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है? ऐसा तो नहीं है जी। लेकिन
मैंने जैसा पहले भी एक आपने प्रश्न पूछा था उसमें बताया जी कि जहाँ महिला गृहिणी है और जहाँ उन्हें आर्थिक मामलों पे अपने पुरुषों पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो जी। वहाँ पे उन्हें अनुमति क्या लेनी ही पड़ती है जी किसी भी मामले। वो आत्मनिर्भर होकर कोई डिसीजन नहीं ले पाती, लेकिन वो आत्मनिर्भर है, अपने कदम अपने पैरों पे खड़ी है, तो वो किसी भी डिसीजन को आसानी से ले सकती है जी जहाँ पे आर्थिक रूप से वो सक्षम है। तो इसमें महिलाओं का सक्षम होना, अपने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, जी हाँ। तभी वो डिसीजन ले सकती है। जी हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम सशक्त नहीं होंगे, जी। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं परिवार का दबाव तो हम पर रहता ही है। जी। उसके लिए शिक्षा से हमें अपने जीवन में सशक्तिकरण लाना अनिवार्य है। जी। नमिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये जो श्रमिक बंधक श्रमिक होते हैं, इन्हें आपके विभाग के द्वारा किस प्रकार से मुक्त कराया जाता है? इनकी स्थिति कैसी होती है? बंधक श्रमिक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अपने श्रमिक के जो बस्तर जिले के हैं, वो बाहर काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं जी। और ये वहाँ जाकर फंस जाते हैं। वो किसी ठेकेदार या किसी के भी माध्यम से जाते हैं, स्वयं हैं, लेकिन वो वहाँ जाने के बाद उन्हें कार्य कराया जाता है और उन्हें वो उनकी जो मजदूरी है वो नहीं दिया जाता है, जिससे वो लोग वहाँ का काम करते रहते हैं और जब वो नहीं निकल पा, किसी न किसी जो भी शिकायत आती है उसके बेस पे हम लोग उनको रेस्क्यू करते हैं जी। तो रेस्क्यू टीम प्रशासन के द्वारा ही बनती है, कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार उनको हम रेस्क्यू के लिए जाते हैं जी, जिसमें बहुत सारी महिलाएं भी होती है। उनकी स्थिति वहाँ बहुत दयनीय ही बोल सकते हैं, क्योंकि उनको एक जगह पे छोटे छोटे घरों में रखा जाता है, उनसे काम कराया जाता है जी। तो जो टीम यहाँ से जाती है वो उनको वहाँ से उनके वहाँ के प्रशासन की मदद से उनको मुक्त कराया जाता है जी, और फिर उन्हें यहाँ लाकर प्रशासन की योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाता है जी हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कोई परिवार है, वो अपने बंधक मजदूर, उनके परिवार में कोई है, उन्हें छुड़वाना चाहते हैं, तो वो अपील कहाँ करें? अपने स्तर पे, अपने जिला में वो अपील कहाँ करें? किन से उन्हें मिलना होगा? पहले तो ये बोलूँगी कि अगर लोग काम करने जा भी रहे हैं जी, तो अपने पंचायत में वो सूचना देकर जाएं, अपने पंचायत में बता कर जाएं कि वो कहाँ पर कार्य करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपने कहा, तो उसके लिए आप कलेक्टर सर के यहाँ आवेदन कर सकते हैं जी, कि हमारे यहाँ मतलब उनका पूरा जानकारी होना चाहिए कि उनको वो कहाँ पर काम कर रहे हैं और किस जिले में है। जी जी जी, ये तमाम जानकारी हमें जिला प्रशासन को देनी होगी जी। फिर हमारे परिवार से यदि कोई बंधक मजदूर है तो निश्चित तौर पे उन्हें मुक्त कराया जाएगा जी। बहुत अच्छा कहा आप दोनों अतिथियों ने। आप दोनों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम आए, इस विषय पे हमारे दर्शकों से अपनी इतनी अच्छे विचार साझा किए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हर नारी के दिल में कुछ कर गुजरने की चिंगारी धधक रही है। आवश्यकता है तो बस उसे सहयोग रूपी हवा देने की। फिर देखिए, ये नारी ज्वालामुखी बन हर क्षेत्र में अपने हुनर का परचम लहराएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारी और ये विचार विमर्श आपको पसंद आएगा। तो बस आज के अंक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।